आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसमें कुछ एंजाइम्स हमने डिस्कस करने हैं। फर्दर इनमें हमने डिस्कस करने हैं कि एंजाइम को प्रिपेयर कैसे करते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन, मतलब वो क्लासीफाई कौन कौन सी बेसिस पे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम आ जाता है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन है और साथ पेपेन है। अब वो क्या कहते हैं, ब्रोमेलिन और पेपेन ये जो दोनों हैं ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन्स से रिलेटेड एंजाइम्स हैं इसलिए। और दूसरा ब्रोमेलिन क्या है, मिल्क क्लॉट, मिल्क को क्लॉट कर देता है, मतलब उसको मिल्क हमारे पास थिन विस्कोसिटी में होता है तो उसको थिक कर देता है, क्लॉटिंग कर देता है। जैसे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, आपका कोई जख्म हो, खून निकले तो वहाँ जम जाता है ना, तो इसी तरह ये मिल्क को जमा देता है। अब वो कहते हैं कि ये सोर्स क्या है इसका। हम लेते कहाँ से हैं, ब्रोमेलिन को और पेपेन को। तो ये जो है अनानास कॉस्मोसस है, एक अनानास आपने सुना होगा, एक फल है, उसमें से इसको लेते हैं, उसकी स्टेम लेते हैं और उसका जूस लेते हैं हम, तो वो ब्रोमेलिन उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो पेपेन है ये एक पपाया, क्रीका पपाया एक फल का नाम है, उसमें से हम लेते हैं। लेकिन हम कैसे लेते हैं, ड्राइड लेटेक्स लेते हैं। उसकी जो उसकी स्टेम है उसके अंदर से अगर थोड़ा सा उसको इंसिजन करें ना, कट लगाएं, तो उसमें से मिल्की वाइट मिल्की एक्सुडेट्स निकलते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में क्रूड ड्रग वाले में बताया हुआ है। तो उसमें क्या है, ये ग्रीन फ्रूट से लेते हैं और लीव्स से लेते हैं उसके पपाया के, ठीक है। तो उसमें से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू हम लेते हैं। तो इसी तरह आगे वो बता रहे हैं, पहले फर्स्ट इसका सोर्स बताते हैं, फिर बताते हैं कि इसकी फैमिली कौन सी है। ब्रोमेलिन है तो ब्रोमिलिएसी है, और दूसरा पेपेन क्रीका पपाया है तो क्रीकेसी है, ठीक है। ये आपने सोर्स याद रखना है। उसके बाद आपने इसकी फैमिली याद रखनी है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इन्होंने दिया हुआ है। अब इन्होंने दिया हुआ है ब्रोमेलिन का 2800 मिलीमोल, लेकिन जो है पेपेन का इन्होंने मोल्स में दिया हुआ है, वो मिली मोल्स में दिया हुआ है, ये मोल्स में दिया हुआ है। तो ये कितना है, 25,710 मोल्स। तो फर्दर आगे बताते हैं कि इसका कलर क्या हो सकता है। तो कलर जो है ब्रोमेलिन का येलोइश होता है और बफ कलर होता है, लाइक पेल येलो कलर होता है, लाइट येलो। और इसका क्या होता है, अमॉर्फस लाइक वाइटिश पाउडर होता है। अगर इसको ड्राइड लेटेक्स कह रहे हैं ना, जो लेटेक्स होता है वो मिल्की एक्सुडेट होता है, लेकिन ड्राइड होता है तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, लाइट वाइटिश सब लाइक ऑफ वाइट कलर होगा। फर्दर इसमें देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी के यहाँ ये कहाँ सॉल्युबल है। अब ये सारे हमने जैसे सोर्स पढ़ा है ना, ये प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी आ जाती है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। तो सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं तो ये है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है ब्रोमेलिन। लेकिन जो पेपेन है वो सिर्फ वाटर में सॉल्युबल है, वो भी थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, लेकिन बिल्कुल ही इनसॉल्युबल, मतलब किस इन तीनों में सॉल्युबल नहीं है, ना अल्कोहल में सॉल्युबल है, ना ईथर में, ना एसीटोन में। तो ये सिर्फ वाटर में सॉल्युबल है। तो आगे फर्दर इसके हैं यूजेस के, ये कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रोमेलिन है ये मेन स्पोर्टिंग एजेंट है, और ये किस लिए यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। किसी भी रेडनेस को ट्रीट करने के लिए, या कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ब्रोमेलिन यूज़ करेंगे। और इसके बाद ये लेदर फैक्ट्री में भी ब्रोमेलिन यूज़ होता है, और फर्दर ये प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। और टेंडराइज मीट, लाइक टेंडर करने के लिए जैसे हम मीट लेते हैं तो उसमें अंदर तक जो उसका होता है फ्लेवर होता है, उसको इन्हेंस करने के लिए टेंडराइज मीट, मतलब उसको फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए भी हम ब्रोमेलिन यूज़ कर सकते हैं। तो फर्दर इसमें जो है यूजेस पेपेन में देख लेते हैं। इसमें भी टेंडराइज करता है ये मीट को, प्रोटीन की डाइजेशन करता है, क्लैरिफाई करता है बेवरेजेस को, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनको क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लियर करने के लिए। और रिमूव प्रोटीन फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो हमारे पास लेंसेज होते हैं सिंथेटिक, उनको क्लीन करने के लिए भी ये यूज़ होता है, कि उसमें से प्रोटीन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको साफ़ कर लें, वो उसके लिए पेपेन यूज़ होता है। वो तो हम डायरेक्ट स्टेम और जूस से ले लेते हैं, लेकिन ये हम ड्राइड लेटेक्स लेते हैं, इसलिए इसका प्रिपरेशन मेथड उन्होंने दिया हुआ है, आपकी बुक में भी है कि हम पेपेन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसमें उसके स्टेम में 2 to 4 इंसिजन्स, मतलब कट लगाते हैं। उसके बाद उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये होना चाहिए, ये फ्रूट होता है, फ्रूट के ऊपर होना चाहिए, फ्रूट ट्री के ऊपर लगा होना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं है ट्री से। और उसमें क्या करना है, मैच्योर फ्रूट होना चाहिए, मतलब कि पका हुआ होना चाहिए, लेकिन फुल पका नहीं होना चाहिए, ग्रीन फ्रूट होना चाहिए, और वो ट्री पे लगा हुआ होना चाहिए। और हम इंसिजन कब करेंगे, मतलब कट कब लगाएंगे, मॉर्निंग में लगाएंगे। और उसके बाद अगर हमने एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिया ना उसमें से ड्राइड लेटेक्स,
तो 3 या 7 दिन के लिए उसको छोड़ देंगे, दोबारा फिर 3 या 7 दिन के बाद उसमें से दोबारा कट लगा के उसमें से फिर हम लेटेक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें मेथड है। और हम क्या करेंगे, कलेक्ट किस में करेंगे, हम किसी भी टिन की चीज़ में नहीं करेंगे, मेटल की चीज़ में नहीं करेंगे, नॉन मेटेलिक, जैसे लाइक हम ग्लास में किसी भी कंटेनर में कर लेंगे, लेकिन वो ग्लास कंटेनर होना चाहिए, हम उसको मेटल के किसी कंटेनर में नहीं लेंगे। क्लियर है, ब्रोमेलिन एंड पेपेन। उसके बाद आगे हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन मेथड्स आ जाते हैं। कुछ ओल्ड मेथड एंजाइम की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, कुछ न्यू मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, ये सिर्फ इनकी एंजाइम्स की नेमिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। किसी का सबस्ट्रेट के साथ लिंक करके नाम लगा देते हैं, किसी में सुफिक्स डालते हैं। सुफिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में एंजाइम के साथ एज लगा दें, लाइक लिपिड है तो इसमें आईडी हटा के ASE लगा दिया, लाइपेज। लाइपेज का मतलब क्या है, लिपिड्स के लिए, मतलब फैट्स के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये सुफिक्स को कहते हैं एज। एज ये लगेगा तो पता लगेगा हमें ये एंजाइम है या ये सिंपल कंपाउंड या मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि लाइपेज है तो हाइड्रोलाइज कर देता है फैट्स को, मतलब वाटर का है ना, तो वाटर की उसमें इंट्रोडक्शन कराता है तो फैट्स को हाइड्रोलाइज कर देता है। और सेलुलोज इसी तरह फर्दर हाइड्रोलाइजिंग ऑफ सेलुलोज। न्यू मेथड में क्या होता है, इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन ने ये इसको अप्रूव किया था न्यू मेथड को। उसमें क्या है, ये भी एंजाइम्स को नेम देने के लिए यूज़ होता है और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसमें भी एज की एडिशन होती है। इसमें फर्दर ये सुफिक्स को ही ऐड करके इन्होंने फर्दर इनको किया हुआ है क्लासिफाई, लेकिन ये एंजाइम्स के साथ लगाते हैं और इसमें एंजाइम को नेम देने के लिए एस लगाते हैं। इसमें एंजाइम जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसके साथ एस लगा देते हैं, लेकिन इसमें किसी भी कंपाउंड को एंजाइम के साथ लिंक करने के लिए एस लगाते हैं। तो लाइक हम इसमें देख लेते हैं, ओल्ड मेथड में हमारे पास पाँच एंजाइम्स हैं। ईस्टर्स, अगर हम देखें ना किसी भी कंपाउंड का नेम तो ईस्टर होगा तो उसके साथ एज लगा दिया है, ईस्ट्रेजिस हो गया। लाइक अमाइड्स हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसको एस लगा दिया, एमिडेज कर दिया है। इसी तरह न्यूक्लियेजेस कर दिया है इसको। कार्बोहाइड्रेट्स, और फर्दर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में ये सारे शुगर्स आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने। और फर्दर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं कुछ। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि ईस्ट्रेजिस क्या करते हैं। ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं लिपिड्स को। और कैसे करते हैं, लाइपेज, यही यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि ये क्या है, ये पैंक्रियाटिक जूस ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस और ऑयली सीड। पैंक्रियाटिक जूस होता है ये एनिमल्स में, पैंक्रियाज में होता है, एनिमल्स के भी, ह्यूमंस के भी, और कुछ ऑयली सीड्स में भी होता है ये लाइपेज। और ये कैसे करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है फैट मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरीन को। अब इसमें हम वाटर की एडिशन करके उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। और इसी तरह सेकंड है एमिडेज। ये कहाँ होते हैं, लीवर और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। हमारी जो GI ट्रैक की म्यूकोजा है, जो अंदर से लाइनिंग है, ये उसमें प्रेजेंट होता है एमिडेजेस। ठीक है, ये कैटलाइज कर देता है अमोनिया को, ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब उसकी ब्रेकेज कर देता है, रिएक्शन जो है वो ब्रेक कर देता है। इसमें कौन सा आता है, आर्जिनेज और यूरिएज। लाइक हमारे पास यूरिया होता है, वो हमारा इंटेस्टाइन में होता है, और आर्जिनिन के साथ एज लगा दिया, तो इसलिए मतलब ये ओल्ड मेथड में सुफिक्स लगाते हैं ना, तो इस तरह आर्जिनिन को ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिएज कहाँ होता है, लीवर में हमारे, और सोयाबीन में होता है, सोयाबीन सीड्स में। तो ये यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें एग्जांपल थी हमारे पास लाइपेज की ईस्ट्रेजिस में, और एमिडेज में हमारे पास आर्जिनेसिस और यूरिएजिस की इसकी एग्जांपल है। फर्दर न्यूक्लियेसिस में क्या है, ये एक्ट करता है न्यूक्लियोटाइड। मेन न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कौन से हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये एंजाइम्स भी होते हैं उन्हीं के DNA और RNA को कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए राइबोन्यूक्लियेज कहेंगे और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज कहेंगे। वैसे सिंपल RNA और DNA को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, क्योंकि हम एंजाइम्स ले रहे हैं। ठीक है, फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, ये कैटलाइज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है शुगर मॉलिक्यूल्स की बायोलॉजिकल रिएक्शन में। किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में ब्रेक डाउन कर देता है शुगर मॉलिक्यूल्स की। लाइक सुक्रोज को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया था ना, मतलब
उसको छोटा कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह माल्टोज, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज जो है ग्लूकोज से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें एंजाइम है सुक्रेज और माल्टेज। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? आगे है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब ये क्या है, ये एक प्रोटीन से निकला है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। तो वो क्या है, कैटलाइज करता है प्रोटीन की ब्रेक डाउन रिएक्शन, प्रोटीन को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। लाइक पेप्सिन है, ये हमारे गैस्ट्रिक जूस ऑफ एनिमल्स में, ह्यूमंस में ये होता है। तो इसमें ये क्या करता है, डाइजेस्ट करवाता है प्रोटीन को और कन्वर्ट करता है पेप्सिन को प्रोटीएज में और पेप्टोन्स में, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह रेनिन भी होता है, ये मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम है। मिल्क को कोएगुलेट कर देना, उसको मतलब के जमा देना। इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टमक ऑफ मैमल्स, ये बिल्कुल फ्रेश स्टमक मैमल्स के अंदर से जो स्टमक की लाइनिंग होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें अवेलेबल होता है ये रेनिन। ठीक है, और ये कर्डल कर देता है प्रोटीन को मिल्क में, तो ये प्रोटीन को मिल्क में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये मैमल्स में स्टमक में यूज होता है रेनिन। तो ये 5 मेथड्स से ईस्ट्रेजेस, एमिडेजेस, न्यूक्लियेजेस, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब हमारे पास न्यू मेथड में क्या होता है। न्यू मेथड में वो क्या बता रहे थे कि उन्होंने इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन के थ्रू एंजाइम्स को नेम दिया था। उसका बेसिक फंक्शन ये था कि एंजाइम्स के नेम में एज लगा दिया जाए। ठीक है, तो लाइक हाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेजेस, हाइड्रोलेजेस और लाइगेज या सेंथिटेज, ये 4 न्यू मेथड्स हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एक्ट कर रहा है सबस्ट्रेट पे और रिमूव कर रहा है उनका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव कर रहा है, क्योंकि डी है। हाइड्रोजिनेज का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन की एडिशन कर देना, डी आ जाएगा तो वो डिलीशन मतलब निकाल देना हाइड्रोजन को। तो इसी तरह ऑक्सीडेजेस में क्या हो रहा है, कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबस्ट्रेट के बगैर ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म कर देगा, ये सबस्ट्रेट को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोलिसिस में क्या है, ये बूस्ट अप कर देगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। किसी भी कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है उसमें वाटर की एडिशन हो रही है तो उसको स्पीड अप कर देगा, बूस्ट अप कर देगा, किसी भी सबस्ट्रेट को इफेक्ट किए बगैर। ठीक है, और लाइगेज और सेंथिटेज में क्या है, प्रमोट और बूस्ट अप द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये हाइड्रोलिसिस और लाइगेज ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड जो है इन्हांस कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, और न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं इसमें लाइगेज और सेंथिटेज में विद क्लेवेज ऑफ एटीपी, लाइक एटीपी रिलीज हो रही है इसमें। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी का नाम है। ठीक है, तो ये इसके रिलीज कर रहा है और साथ ही बूस्ट कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को। समझ आ गई? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ब्रोमेलिन ये एक एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक, और साथ पापेन ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। लेकिन ब्रोमेलिन में क्या था, ये मिल्क क्लॉटिंग फैक्टर भी है, तो इसमें एक ये प्लस पॉइंट था। दूसरा ये था, ये नेचुरल स्टेम से और जूस से हम ले रहे थे। लेकिन जो पापेन था इसको हम इंसिजन के थ्रू ड्राइड लेटेक्स ले रहे थे इसकी। ठीक है, समझ आ गई? फर्दर इसमें फैमिली हमने देखी थी, तो फैमिली इसमें ब्रोमेलिन से ही ब्रोमिलिएसी, तो याद रह जाएगी। और इसमें पापेन कहाँ से आ रहा था, क्रीका पपाया से, ये इसका नेम है, और इसका नेम है एनानास कोमोसस। तो ये 2 नेम आपने ज़रूर याद रखने हैं कि ब्रोमेलिन कहाँ से आ रहा है, एनानास कोमोसस से, और जो हमारे पास पापेन आ रहा है वो क्रीका पपाया से। फिर जो फर्स्ट नेम है लाइक ब्रोमेलिन का नेम है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है इससे इसी की फैमिलीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, लाइक ब्रोमेलिएसी एंड क्रीकेसी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा। ठीक है, फर्दर इसका कलर याद रखना है, कलर उसका लाइट येलोइश था और इसका जो था लाइट वाइटिश पाउडर था, क्योंकि ये ड्राइड था। सॉल्युबिलिटी फर्दर आपने देखनी है कि इसमें तो अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में और वाटर में सोलूबल हो रहा है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ वाटर में सोलूबल हो रहा है, अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में सोलूबल नहीं हो रहा। यूजेस आपने 4 या 3 मैक्सिमम याद रख लेने हैं अच्छे से, और वो डिफरेंट होने चाहिए दोनों में, लेकिन एक सेम है, टेंडराइज कर रहा है मीट को, बाकी सब डिफरेंट है। ये ट्रीट कर रहा है एडीमा और इन्फ्लेमेशन को, लेदर फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है फर्दर, और ये क्या हो रहा है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये डाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ये हमारी सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक्स को क्लियर करने के लिए यूज़ हो रहा है, और प्रोटीन को कॉन्टैक्ट लेंसेज से रिमूव करने के लिए यूज़ हो रहा है।
तो इसकी प्रिपरेशन मेथड आपको समझ आ गया कि हमने उसमें कट लगाने हैं उसमें फ्रूट में, और वो फ्रूट क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, लेकिन वो ट्री पे ही लगा होना चाहिए और वो ग्रीन होना चाहिए। ये दो चीज़ें याद रखनी है, मैच्योर होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए, और स्टिल वो ट्री पे ही होना चाहिए। और इंसीजन हम कब करेंगे, मॉर्निंग के टाइम में। इंसीजन हम मॉर्निंग में करेंगे, अर्ली मॉर्निंग में, और उसके बाद उसको 3 से 7 दिन के लिए छोड़ देंगे। अगर हमने एक बार उसमें से ले लिया एक्सट्रैक्ट, उसके बाद 3 से 7 दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो अभी ट्री पे ही है तो वो दोबारा अपनी एनर्जी जो भी है वो रीजनरेट कर ले। फिर 3 to 7 डेज के बाद हम इंसीजन करेंगे तो फर्दर वो हमें लेटेक्स देगा। और इसी तरह इसको कलेक्ट कैसे करना था, ग्लास जार में, मेटेलिक कंटेनर्स में नहीं करना। फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं, ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड। तो इसमें आपने ये याद रखने हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 4 हैं, और वो कौन कौन से हैं उसमें एग्जांपल्स ज़रूर याद रखनी है कि ईस्टरेजेज हैं, ईस्टर्स में लिपिड्स आ जाते हैं, एमिडेजेज में इसमें आर्जिनेज और यूरिएज, यूरिया और आर्जिनिन से आपने याद रख लेना है। अगर यूरिया और आर्जिनिन याद रख लेंगे तो उसके एंजाइम्स के नेम आपको याद हो जाएंगे। यूरिएज लाइक उसमें सुफिक्स ऐड कर देंगे तो वो एंजाइम बन जाएगा। इसी तरह न्यूक्लियस में आरएनए और डीएनए याद रखना है, उसी से आपके एंजाइम्स बन जाएंगे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपने सुक्रेज, माल्टेज, लाइक सुक्रोज और माल्टोज को याद रखना है। वो माल्टोज में सिर्फ ग्लूकोज बन रहा है, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगी, पेप्सिन और रेनिन, वो कैसे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो रही हैं, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, ठीक है। और ओल्ड मेथड में, न्यू मेथड में क्या है, लाइक उसके एंजाइम्स के नाम के साथ ही एज सुफिक्स ऐड कर देंगे और उनके फंक्शंस को हमने डिफाइन करना है। उसमें तो हम बता रहे थे कि उसमें सुफिक्स ऐड कर रहे हैं सबस्ट्रेट के नेम के साथ, लेकिन इसमें ज़्यादा सबस्ट्रेट को इफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें ये याद रख लेना है, डीहाइड्रोजिनेज, डी है तो मतलब रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की, और ऑक्सीडेज है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है उसमें, और हाइड्रोलेज है तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है। तो ये अगर आप इस तरह याद रखेंगे ना, इसके नाम के साथ आगे याद रखेंगे उसका फंक्शन, तो ये इजी हो जाएगा। और लाइगेज में क्या हो रहा है, ये भी रिएक्शन को बूस्टअप कर रहा है एटीपी रिलीज करके, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।